हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को, आज के डेली करंट अफेयर को। और यहां पर हम डिस्कस कर लेते हैं 23 जून के सभी करंट अफेयर को। आज मंडे है, 23 जून है। सभी करंट अफेयर आज के सेशन में हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए सेशन को एंड तक देखिए और पीडीएफ क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर जाकर आप कलेक्ट कीजिए। पहला क्वेश्चन, पेरिस डायमंड लीग 2025 में किसने गोल्ड मेडल जीता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। देखिए, डायमंड लीग प्रतियोगिता के बारे में हमने काफी बार डिस्कस किया है। साल भर आयोजित की जाने वाली एक ट्रैक और फील्ड इवेंट है। अलग अलग फेज में इसका आयोजन किया जाता है। इसी फेज में अभी पेरिस डायमंड लीग का आयोजन किया गया 2025 में, फ्रांस के पेरिस में। और यहां पर गोल्ड मेडल अपने नाम किया है भारत के नीरज चोपड़ा ने। जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी भारत के नीरज चोपड़ा, इन्होंने पेरिस डायमंड लीग में टोटल 88.16 मीटर का जेवलिन फेंका है और गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इसके अलावा इन्होंने जूलियन वेबर को हराया। ये जर्मनी के जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं, जूलियन वेबर। इन्होंने 87.88 मीटर का भाला फेंका और सिल्वर मेडल अपने नाम किया और इसी प्रतियोगिता का गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा ने जीता है। अब जैसा कि पेरिस डायमंड लीग हमने अभी बात की कि साल भर आयोजित होने वाली डायमंड लीग प्रतियोगिता का एक फेज है और ये 8th फेज है। ध्यान रखना, पूरे 15 फेज यहां पर आयोजित किए जाने वाले हैं। इसमें से 8वां फेज आयोजित किया गया है पेरिस डायमंड लीग के रूप में। अब यहां पर 1999 में पहली बार पेरिस डायमंड लीग की शुरुआत की गई थी। डायमंड लीग ट्रैक और फील्ड का एक कंपटीशन है। 15 फेज में यह आयोजित किया जा रहा है। इस साल 15 चरणों में आयोजित किया जा रहा है। 28 अगस्त 2025 को इसका आखिरी इवेंट आयोजित किया जाएगा स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक में। टोटल 32 इवेंट इसमें आयोजित किए जा रहे हैं डायमंड लीग प्रतियोगिता में। सबसे पहली बार डायमंड लीग की शुरुआत हुई थी 2010 में। पेरिस डायमंड लीग पहले से आयोजित किया जा रहा है, लेकिन डायमंड लीग टूर्नामेंट आगे चलकर 2010 में शुरू किया गया था। इसके अलावा नीरज चोपड़ा की कैजुअली हम बात कर लें तो भारत के हरियाणा राज्य से आते हैं। यह सब आप सभी को पता होना चाहिए। 2021 में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था, 2020 का ओलंपिक था, लेकिन 2021 में आयोजित किया गया था कोविड के कारण। इसमें गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने जेवलिन थ्रो में। 2024 के पेरिस ओलंपिक में एक बार फिर से इन्होंने मेडल जीता, लेकिन इस बार सिल्वर मेडल अपने नाम किया। इसके अलावा 2018 और 2023 में एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं नीरज चोपड़ा। इन्हें भारत सरकार के द्वारा अर्जुन अवार्ड 2018 में दिया गया था। खेल रत्न पुरस्कार सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, मेजर ध्यानचंद्र के नाम से 2021 में दिया जा चुका है और पद्मश्री दिया गया था नीरज चोपड़ा को 2022 में। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली वाणिज्यिक हाइड्रोजन बस कहां पर शुरू की गई है? भारत की पहली कमर्शियल हाइड्रोजन बस की बात करें, इसकी शुरुआत की गई है लेह लद्दाख में। हाइड्रोजन से चलने वाली बसें से, वैसे पहले भी ऐसे व्हीकल्स लॉन्च किए गए हैं जो कि हाइड्रोजन से चलते हैं, लेकिन कमर्शियल बसेस की यहां पर बात की गई है। तो इंडिया की पहली कमर्शियल बसेस जो कि हाइड्रोजन से चलेगी, ये शुरू की गई है लेह लद्दाख में। 5 बसों को लद्दाख के लेह में लॉन्च किया गया है। हाइड्रोजन आप सभी को पता है, रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स के रूप में हाइड्रोजन का यूज किया जाता है। ऐसी 5 बसें लद्दाख के लेह में जून 2025 में अभी लॉन्च की गई। यहां पर देखिए, नॉर्मल जो बसेस होती है उसमें फ्यूल का यूज किया जाता है, डीजल नॉर्मली, है ना। इसके अलावा फिर एक और, नॉर्मली तो डीजल का यूज किया जाता है, लेकिन वो आप सभी को पता है कि एनवायरमेंट को काफी हार्म करता है। इसीलिए हाइड्रोजन को ग्रीन एनर्जी के रूप में या रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में हाइड्रोजन को इंडिया में बढ़ावा दिया जा रहा है। तो 5 हाइड्रोजन बसें शुरू की है लद्दाख के लेह में। इस बस में क्या होगा कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल लगे होंगे, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो केमिकल रिएक्शन है उसके माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी बनती है और फिर ये बसेस इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से चलती है हाइड्रोजन की मदद से। अब यहां पर होता यह है कि नॉर्मल जो डीजल से बसेस चलती है उनमें धुआं निकलता है, अदर जो इन्वायरमेंट को नुकसान करने वाले जितने भी तत्व है वो निकलते हैं। लेकिन यहां पर जब केमिकल रिएक्शन होता है तो केवल पानी बाहर निकलता है
और इसके अलावा गर्म हवा और पानी बाहर निकलता है, जो कि प्रदूषण जिससे नहीं होता है, बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं होता। तो इस तरीके से ये कमर्शियल हाइड्रोजन बसें से कहां शुरू की गई? लद्दाख के लेह में इनको हाल ही में शुरू किया गया। इनको बनाने का श्रेय दिया जाता है, शुरू करने का श्रेय दिया जाता है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन को, जिसे कहा जाता है एनटीपीसी। एनटीपीसी ने यह सेवा शुरू की है भारत की एक पीएसयू से, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो कि स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी बनाने का काम करती है, एनटीपीसी। इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। गुरदीप सिंह इसके चेयरमैन और एमडी के पद पर हैं और मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत एनटीपीसी काम करता है। 12 पुत्र एतिहाद ग्राम योजना भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किस राज्य में लॉन्च की गई? तो एक स्कीम है, एक योजना है 12 पुत्र एतिहाम ग्राम योजना। इसे लॉन्च किया गया है भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा ओडिशा के भुवनेश्वर में। रिसेंटली भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के भुवनेश्वर में काफी सारी स्कीम्स और योजनाओं को लॉन्च किया। ऑल ओवर अगर हम देखें तो ओडिशा में 18,600 करोड़ के प्रोजेक्ट को भारत के पीएम ने लॉन्च किया है। इसी के तहत एक स्कीम को भी लॉन्च किया गया, 12 पुत्र एतिहाद ग्राम योजना। इसके तहत देखिए योजना का उद्देश्य क्या है। एक कल्चरल स्कीम है ओडिशा की। ओडिशा के कल्चर को बढ़ावा देने के लिए ओडिशा के भुवनेश्वर से यह शुरू की गई। इसके तहत किया यह जाएगा कि ओडिशा राज्य के जितने भी फेमस पर्सनालिटीज है, चाहे वो साहित्य के क्षेत्र से जुड़े हों, चाहे वो फ्रीडम फाइटर रहे हों, राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हों, या फिर लोक मान्यताओं के क्षेत्र से जुड़े हों, लोक देवता जिस तरह होते हैं, तो ऐसी पर्सनालिटीज जो हैं उनके जन्म स्थानों को स्मारक के रूप में विकसित किया जाएगा, उनका स्मारक बनाया जाएगा और प्रॉपर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, कल्चर को बढ़ावा देने के लिए उसे एक स्मारक के रूप में डेवलप किया जाएगा। आसपास जन्म स्थानों पर म्यूजियम, स्टेच्यूज और लाइब्रेरीज बनाई जाएगी ओडिशा राज्य में। तो यह है योजना। इससे होगा ये ओडिशा का कल्चर जो है, कल्चरल टूरिज्म, उसको बढ़ावा दिया जा सकता है, कल्चर को सेव किया जाएगा और फेमस पर्सनालिटीज जितनी भी है उनको सम्मान भी दिया जाएगा। तो योजना का नाम है 12 पुत्र एतिहाद ग्राम योजना। ओडिशा राज्य में हाल ही में इसे भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है। ओडिशा के कैजुअली अगर हम बात कर लें तो यहां पर हमें कैपिटल पता चल जाती है, भुवनेश्वर ओडिशा की कैपिटल है। गवर्नर से क्वेश्चन आता है तो कम्ममपति हरि बाबू गवर्नर है ओडिशा के। मोहन चरण मांझी यहां पर सीएम के पद पर हैं। यहां पर विधानसभा सीटों की संख्या है 147, राज्यसभा की सीटें हैं 10 और लोकसभा की सीटें हैं 21 ओडिशा में। तो ये हो जाता है हमारा ओडिशा के बेसिक इंफॉर्मेशन जो कि एग्जाम में आती है। ऑफर ऑफ द डे में आप सभी के लिए एसएससी सीजीएल के लिए आप जीएस के 10,000 वन लाइनर को ज्वाइन कर सकते हैं। स्पेशली मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये एसएससी सीजीएल के स्टूडेंट के लिए लाया गया है। प्रीवियस जितने भी एग्जाम्स हुए एसएससी सीजीएल की पिछले 5 सालों में, उनकी थीम को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए, प्रीवियस पेपर को एनालिसिस करते हुए पूरे 10,000 वन लाइनर आपको यहाँ पर मिलेंगे जीएस के। जो एसएससी सीजीएल का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, वही ज्वाइन करना, उनको सबसे ज्यादा यहाँ पर फायदा होगा। अफोर्डेबल प्राइस में आपके लिए अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है आपके लिए, वहां पर जाकर डायरेक्ट आप इसे अवेल कर सकते हैं। एप्लीकेशन पर भी मिल जाएगा, पर आप लिंक पर क्लिक कीजिए, आप डायरेक्ट अवेल कर पाएंगे। और एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिए क्योंकि डेली करंट अफेयर की पीडीएफ भी आपको एप्लीकेशन पर मिलेगी। अगला क्वेश्चन, प्रतिभा सेतु पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? हाल ही में प्रतिभा सेतु पोर्टल को लॉन्च करने का श्रेय दिया जाता है यूपीएससी को, संघ लोक सेवा आयोग। प्रतिभा पोर्टल इन्होंने लॉन्च किया है। देखिए पोर्टल क्या है, काफी सारे यूपीएससी के ऐसे एस्पिरेंट होते हैं जो कि मेंस क्लियर कर लेते हैं, इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं, लेकिन फाइनल लिस्ट में उनका नाम नहीं आ पाता। देखिए फॉर एग्जांपल मान लो कि यूपीएससी का कट ऑफ 850 गया, अब फाइनल लिस्ट निकलने के बाद वो कट ऑफ से कम है उनके मार्क्स, तो उनका फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आ पाता। तो इस तरीके से ऐसे जो स्टूडेंट है उनके उत्थान के लिए ये योजना, एक पोर्टल को लॉन्च किया गया है प्रतिभा सेतु पोर्टल के नाम से। यूपीएससी एग्जाम के नॉन सिलेक्टेड स्टूडेंट को
प्राइवेट सेक्टर से जोड़ना, उन्हें जॉब दिलवाने में मदद करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। देखिए, पहले भी वैसे एक स्कीम के तहत ये पहले से चलाया जा रहा है, पब्लिक डिस्क्लोजर स्कीम। इसी का ही नया रूप लाया गया है पोर्टल के रूप में, है ना। अब पर्टिकुलर इसके लिए नया पोर्टल लॉन्च किया गया और नाम दिया गया प्रतिभा सेतु पोर्टल। जितने भी स्टूडेंट हैं ऐसे जो कि फाइनल लिस्ट में जगह नहीं बना पाए, उनकी परमिशन से उन स्टूडेंट का डेटा इस पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। जितनी भी प्राइवेट कंपनीज है जिनको जरूरत है ऐसे एस्पिरेंट की किसी भी जॉब में, वो इन डेटा के आधार पर जो कैंडिडेट है उनको सिलेक्ट कर पाएंगे। तो पोर्टल को लॉन्च करने का श्रेय दिया जाता है यूपीएससी को। इसका उद्देश्य प्राइवेट सेक्टर में ऐसे कैंडिडेट को जॉब दिलवाना और यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनको मोटिवेट करना कि अगर फाइनल सिलेक्शन नहीं भी होता है तो उनके लिए गवर्नमेंट या यूपीएससी मदद करता है जॉब दिलवाने में, ठीक है। तो पोर्टल को नाम दिया गया है प्रतिभा सेतु पोर्टल। यहां पर यूपीएससी की बात करें, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। भारत के संविधान में भी यूपीएससी का उल्लेख देखने को मिलता है। किस आर्टिकल में, बहुत बार हम बात कर चुके हैं, आर्टिकल 315। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन दोनों के प्रावधान करता है पार्ट 14 में। 315 से लेकर 323 तक के आर्टिकल यूपीएससी के ही सदस्य अध्यक्ष की नियुक्ति, पद से हटाया जाना, इनसे संबंधित है। यूपीएससी की स्थापना भारत में आजादी के पहले ही 1926 में की गई थी। नई दिल्ली में यूपीएससी का हेडक्वार्टर है। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल्स, पब्लिक ग्रीवेंस और पेंशंस के अंतर्गत ये कार्य करता है और चेयरपर्सन वर्तमान में अजय कुमार देखने को मिलते हैं, एक आईएएस ऑफिसर है। आगे चलेंगे। एशियन इंडिविजुअल स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 में भारत की ओर से ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता है? एशियन इंडिविजुअल स्क्वैश चैंपियनशिप है 2025 की, ये अभी खत्म हुई है। इसमें भारत की ओर से ब्रॉन्ज मेडल जीता है स्क्वैश में बेलावन सेंथिल कुमार ने। ये काफी टफ होती है, तो बहुत कम हमारे पास अभी तक मेडल आए हैं एशियन इंडिविजुअल स्क्वैश चैंपियनशिप में। तो 2025 में हमारे लिए ब्रॉन्ज मेडल जीत के लाए हैं वेलावन सेंथिल कुमार, भारत के स्क्वैश खिलाड़ी हैं, ये याद रखिएगा, इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो डायरेक्ट पूछेंगे वेलावन सेंथिल कुमार जो सुर्खियों में रहे किस खेल से संबंधित है? स्क्वैश के खिलाड़ी हैं। अभी एशियन इंडिविजुअल स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, मेन सिंगल कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल संयुक्त रूप से जीता है हांगकांग के हेनरी लुआंग के साथ। हेनरी लुआंग जो कि हांगकांग के हैं, ये और भारत के वेलावन सेंथिल कुमार को संयुक्त रूप से ब्रॉन्ज दिया गया। इस इवेंट का जो गोल्ड है ना, वो कतर के अब्दुल्ला अल तमीमी ने जीता है। वैसे वेलावन सेंथिल कुमार का इस चैंपियनशिप में ये दूसरा मेडल है, क्योंकि इसके पहले एशियन स्क्वैश चैंपियनशिप में 2023 में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था और अब इन्होंने 2025 में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इस इवेंट में भारत में अभी तक केवल एक गोल्ड जीता है 2019 में भारत के खिलाड़ी ने। बात करेंगे एशियन इंडिविजुअल स्क्वैश चैंपियनशिप 2025, ठीक है। आयोजन कौन करवाता है इसका? एशियन स्क्वैश फेडरेशन के द्वारा इसका आयोजन करवाता है। एशिया में स्क्वैश खेलों को रेगुलेट करने वाली संस्था है, यह आयोजन करवाती है। 2 साल में एक बार इसका आयोजन होता है। 2025 में आयोजन किया गया मलेशिया में 17 से लेकर 21 जून 2025 तक मलेशिया में इस साल आयोजित किया गया और पहली बार शुरू किया गया था 1981 में। अभी तक इस प्रतियोगिता में भारत की ओर से एक गोल्ड सौरव घोषाल ने जीता है 2019 की प्रतियोगिता में, एक ही गोल्ड आया, ठीक है। आयोजन करवाने वाली संस्था की भी बात कर ले, एशियन स्क्वैश फेडरेशन। 1980 में इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर मलेशिया के कुआलालंपुरम में है और 27 कंट्रीज वर्तमान में एशियन स्क्वैश फेडरेशन में सदस्य के रूप में रजिस्टर्ड है, जो कि गेम्स खेलती है। इसके द्वारा अगर गेम्स आयोजित किए जाते हैं तो 2025 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के शुभंकर का क्या नाम? अभी हमने कुछ सेशंस पहले इसकी ब्रांड एम्बेसडर के बारे में बात की थी। 2025 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप, इसका आयोजन 2025 में दिल्ली में किया जाएगा। इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई थी फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत, बीजेपी से सांसद भी है ना।
तो 2025 में अब वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का शुभंकर घोषित किया गया है और ये शुभंकर है विराज। क्या नाम दिया गया है? शुभंकर को विराज। एक हाथी की प्रतिकृति है, हाथी का एक बोल सकते हैं कैरेक्टर है जिसको नाम दिया गया है विराज। तो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का मैस्कॉट और लोगो दोनों ही जारी किया गया। लोगो तो पूछते नहीं है, लेकिन मैस्कॉट याद रखिएगा, सीएम रेखा गुप्ता ने जारी किया है विराज नाम का। एशिया में चौथी बार ही वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। इसके पहले 3 अलग अलग देशों में यह पहला आयोजित किया जा चुका है, एशिया में कतर, यूएई और जापान, और अब आयोजित किया जाएगा भारत की राजधानी नई दिल्ली में पहली बार। कब से कब तक? 27 सितंबर से 5 अक्टूबर तक, और इस बार ये 12वां एडिशन है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाना है। 186 मेडल इवेंट यहां पर खेले जाएंगे। 1000 से ज्यादा एथलीट्स यहां पर पार्टिसिपेट करेंगे इस पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। आयोजन वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का कौन करवाता है? वर्ल्ड पैरा एथलीट और इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी। शुरुआत की गई थी 1994 में, पहली बार आयोजित किया गया जर्मनी के बर्लिन। और मैं अभी जो एम्बेसडर बनाए गए हैं, ब्रांड एम्बेसडर, वो मैं आपको बता चुका हूं। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा घड़ियाल स्पीशीज कंजर्वेशन प्रोग्राम की शुरुआत भारत के किस राज्य में की गई है? तो भूपेंद्र यादव, अगर इनकी बात करें तो यूनियन एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर है। इन्होंने एक स्कीम को, एक प्रोग्राम को लॉन्च किया है, घड़ियाल स्पीशीज कंजर्वेशन प्रोग्राम, और इसे लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य में। यह है उत्तर प्रदेश राज्य का एक सेंचुरी बोल ले, जिसका नाम है कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कहां पर है? उत्तर प्रदेश राज्य में कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहां पर कुछ घड़ियालों को छोड़कर यहां पर एक नदी बहती है, गिरवा रिवर। यहां पर भूपेंद्र यादव ने 7 छोटे घड़ियाल को छोड़कर एक प्रोग्राम को लॉन्च किया है, जो कि भारत में घड़ियाल पॉपुलेशन के कंजर्वेशन के लिए शुरू किया गया। प्रोजेक्ट का नाम है घड़ियाल स्पीशीज कंजर्वेशन प्रोग्राम। ठीक है। कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश में है। गिरवा रिवर यहां से गुजरती है, जिसकी अभी हमने बात की है, गिरवा रिवर, जहां पर घड़ियालों को छोड़ा गया। ये दुधवा टाइगर रिजर्व के अंतर्गत एक पर्टिकुलर एरिया है। तो दुधवा टाइगर रिजर्व से भी अगर क्वेश्चन आता है किस राज्य में, तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में। कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1975 में बनाई गई थी। आगे चलकर 1987 में प्रोजेक्ट टाइगर घोषित किया गया। 400 स्क्वायर किलोमीटर में यह एरिया फैला हुआ है। गिरवा रिवर, जो कि घाघरा नदी की सहायक है, इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से होकर गुजरती है, और गिरवा रिवर का उद्गम स्थल देखने को मिलता है नेपाल में। ठीक है। अब घड़ियालों के बारे में हमने कुछ सेशंस पहले बात की थी, क्योंकि 17 जून को वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे मनाया जाता है। तो घड़ियालों का, मगरमच्छों का संरक्षण करना और लोगों को अवेयर करना इस डे को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य। तब हमने घड़ियालों की बात की थी। गेवलिस गेंगेटिकस इसका साइंटिफिक नेम है। IUCN की जो रेड डेटा लिस्ट है, उसमें क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में से रखा गया है। घड़ियाल इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं इंडिया में, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में जो घड़ियाल पॉपुलेशन है उसका 80% इंडिया में पाया जाता है, और इसका कंजर्वेशन किया जाना जरूरी है। ठीक है। 17 जून को वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे पर क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई है भारत में, क्योंकि भारत में क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट 1975 में शुरू हुआ था। तो 50वीं वर्षगांठ मनाई गई 17 जून को वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे पर। मैं बूंद स्वयं खुद सागर हूं किताब का हाल ही में विमोचन किया गया या फिर लॉन्च की गई है भारत के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। किताब किसके द्वारा लिखी गई? तो रिसेंटली आपने देखा होगा, अमित शाह का एक स्टेटमेंट काफी वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने इंग्लिश को लेकर कुछ कहा है। तो वो काफी सुर्खियों में, काफी विवादों में भी है। तो ये उसी बुक के लॉन्च इवेंट की घटना है। ये एक बुक है, मैं बूंद स्वयं खुद सागर हूं। ओके। तो इसको हाल ही में लॉन्च किया है केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने, केंद्रीय गृह मंत्री है। ये किताब आशुतोष अग्निहोत्री के द्वारा लिखी गई है। आंसर भी यहां पर करेक्ट हो जाएगा, आशुतोष अग्निहोत्री की ये बुक है।
अच्छा, अगर बुक की कैजुअली बात करते हैं तो इंडियन सोसाइटी और जो ह्यूमन साइकोलॉजी है सोसाइटी के लोगों की, उसके बारे में कुछ कविता के माध्यम से इन्होंने अपनी बुक में बताया। एक आईएएस ऑफिसर है आशुतोष अग्निहोत्री, जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है, आईएएस ऑफिसर और एक बहुत ही फेमस लेखक। तो इनकी बुक को लॉन्च किया है, बुक का नाम है मैं बूंद स्वयं खुद सागर हूं। अमित शाह ने इसे लॉन्च किया है। वर्तमान में अगर आशुतोष अग्निहोत्री की बात करें तो जो सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन है उसके चेयरमैन के पद पे भी हैं आईएएस ऑफिसर आशुतोष अग्निहोत्री। इनकी बुक है मैं बूंद स्वयं खुद सागर हूं। भारत की पहली स्वदेशी 5G फिक्स्ड वायरलेस सेवा किसके द्वारा लॉन्च की गई है? स्वदेशी रूप से निर्मित 5G फिक्स्ड वायरलेस सेवा भारत की पहली, इसे शुरू करने का श्रेय दिया जाता है बीएसएनएल को। देखिए होता क्या है समझो, 5G फिक्स्ड वायरलेस सेवा की बात करें ना तो इसमें देखिए इंटरनेट का 5G सेवा का यूज करने के लिए ना तो ऑप्टिकल फाइबर केबल की जरूरत पड़ेगी और ना ही मोबाइल में सिम की जरूरत है। अगर कोई मोबाइल से यूज कर रहा तो उसको सिम की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यह स्वदेशी रूप से निर्मित 5G फिक्स्ड वायरलेस सेवा है जिसे लॉन्च किया है बीएसएनएल ने, और बीएसएनएल के द्वारा यह लॉन्च की गई तेलंगाना के हैदराबाद में। ठीक है, होगा क्या, इसको नाम भी दिया गया, ऑफिशियल नेम दिया गया है क्वांटम 5G FWA। बीएसएनएल के द्वारा इसे हैदराबाद में लॉन्च किया गया भारत की स्वदेशी रूप से निर्मित बिना सिम की 5G ब्रॉडबैंड सेवा है। क्या होगा, रेडियो सिग्नल के माध्यम से, जैसे क्या होता है ग्रामीण क्षेत्रों में, फॉर एग्जांपल हम देखें ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क का बहुत इश्यू होता है, एक टावर लगा दिया है 5G सेवा के लिए बीएसएनएल ने। अब डायरेक्ट रेडियो सिग्नल के माध्यम से घर पे केवल एक मॉडेम लगा है बिना वायर के, तो वो जो 5G का टावर लगा है ना वो डायरेक्ट वाईफाई सेवा को, जो रेडियो सिग्नल है उसके माध्यम से रेडियो सिग्नल को भेजेगा मॉडेम तक। मॉडेम के माध्यम से वाईफाई पूरे घर के अंदर, कमरे के अंदर चलेगा आराम से, जैसे हमारा चलता है मोबाइल में वाईफाई, लेकिन अभी सिम के माध्यम से चलता है। अब ये जो सेवा बीएसएनएल ने निकाली है, यहां पर एक तो ऑप्टिकल फाइबर केबल की जरूरत भी नहीं पड़ी, डायरेक्ट रेडियो सिग्नल के माध्यम से मॉडेम शुरू हो गया, और बिना सिम के भी रेडियो सिग्नल के माध्यम से कोई भी मोबाइल में ऑपरेट कर पाएगा इंटरनेट को, 5G सर्विसेज को। तो ये स्वदेशी रूप से निर्मित 5G फिक्स्ड वायरलेस सेवा है भारत की पहली। किसने शुरू की? बीएसएनएल ने। अभी तेलंगाना के हैदराबाद में शुरू किया गया, 2025 के एंड तक इससे भारत के अदर जो सिटीज है उनमें लॉन्च किया जाएगा। तो क्वांटम 5G FWA इसको नाम दिया गया है ऑफिशियली रूप से बीएसएनएल के द्वारा। ठीक है, बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड के नाम से जानी जाती है, एक पीएसयू से भारत सरकार की, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंतर्गत कार्य करता है। सन 2000 में इसकी स्थापना की गई थी, नई दिल्ली में बीएसएनएल का हेडक्वार्टर है, और चेयरमैन वैसे पूछे नहीं जाते, ए रॉबर्ट रवि इसके चेयरमैन के पद पर हैं। लास्ट क्वेश्चन, अरालाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि भारत की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी बनी है, भारत के किस राज्य में स्थित है? अरालाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भारत की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी बनी है, यह देखने को मिलेगी भारत के केरला स्टेट में। देखिए ये जो सेंचुरी है नॉर्मली केरल राज्य में भारत में स्थित है। अब इसकी विशेषता यह है कि केरल में टोटल 327 बटरफ्लाई स्पीशीज पाई जाती है। बटरफ्लाई की 327 प्रजातियां हैं, कहां पर? केरला में। उनमें से 266 स्पीशीज ऑल ओवर बटरफ्लाई का 81% अकेले इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है। अरालाम क्या नाम है इसका? अरालाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, केरल में स्थित है, और अभी केरल सरकार ने, केरल का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसने इसे बटरफ्लाई सेंचुरी घोषित किया है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब यहां पर केरल के हमसे नेशनल पार्क भी नॉर्मली पूछे जाते हैं। केरल के नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो इराविकुलम नेशनल पार्क भारत के केरल राज्य में, नाम थोड़े से अलग लगेंगे क्योंकि दक्षिण भारत में मलयालम लैंग्वेज में नाम है। तो एराविकुलम नेशनल पार्क केरला में, साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरला, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य या नेशनल पार्क केरला में है,
माथी केतान शोला नेशनल पार्क केरला, पंपादुम शोला नेशनल पार्क केरला और अन्नामुडी शोला नेशनल पार्क भी केरल में देखने को मिलता है। तो ये केरल के नेशनल पार्क है, इनको भी याद रखिएगा। अरालाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी याद रखिए, केरल के वेस्टर्न घाट में ये देखने को मिलती है। एरिया है 55 स्क्वायर किलोमीटर और इसकी स्थापना की गई थी केरल में 1984 में। ओके, ठीक है। तो नामों में फंबल आ सकते हैं क्योंकि मलयालम लैंग्वेज में नाम है, आप भी पढ़ेंगे तो थोड़ा टफ लगेगा, पर याद कर लो क्योंकि यहां से पेरियार और साइलेंट वैली पूछी जाती, शांत घाटी एग्जाम में काफी देखने को मिला है क्वेश्चन। पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से क्वेश्चन आ चुका है हमको। अन्नामुडी शोला नेशनल पार्क ये पूछे गए एग्जाम में, तो ये केरला में। यहां पर 23 जून 2025 के हमारे सभी करंट अफेयर हो जाते हैं, डिटेल में हमने डिस्कस किया। अब हम चलते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन पर। ओके, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्राप्त करने की रैंक क्या है? तो ये 15वीं रैंक है हमारी। चर्चा मेरा फ्रंट रनिंग शब्द किस क्षेत्र से संबंधित है? ये स्टॉक मार्केट से संबंधित है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर द्वारा भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार किस उद्देश्य से शुरू किया गया? तो सिकल सेल ड्रग्स पर रिसर्च के लिए। भारत ने पहली बार लोकोमोटिव का निर्यात किस देश को किया है? तो यह किया गया है लोकोमोटिव का पहली बार निर्यात गिनी को। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत का शीर्ष विश्वविद्यालय कौन सा है? आईआईटी दिल्ली। रेडिट ने भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? सचिन तेंदुलकर। प्रफुल्ल रॉय जिनका हाल ही में निधन हो गया किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह संबंधित है लेखक, पश्चिम बंगाल के बहुत ही फेमस ऑथर हैं। जेंडर बजटिंग नॉलेज हब पोर्टल को किस मंत्रालय के द्वारा आधिकारिक रूप से लॉन्च किया गया है? तो इसे लॉन्च करने का श्रेय दिया जाता है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 किसे मिला है? साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो ये पार्वती तिर्की को दिया गया। और अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम क्या है? योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ 2025 में 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे की थीम है। ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन के हमारे डिटेल में हो गए, डिटेल में डिस्कस कर लिए हमने। अब हम चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे पर, ठीक है। सिस्मोग्राफ से किसे मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता को सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है? तो गुजरात भारत का सबसे बड़ा तटीय रेखा वाला राज्य है। विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो एमीटर को विद्युत धारा को मापने के लिए यूज किया जाता है। ये तीनों क्वेश्चन के हमारे आंसर, क्वेश्चन ऑफ द डे आज के। ध्यान से नोट करो, कमेंट में आंसर करिएगा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस अधिनियम के अंतर्गत लागू किए गए? तो हमने शायद इसकी बात भी की थी, पर क्वेश्चन अलग तरीके से उस वक्त पूछा गया होगा। तो यहां पर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से हमारा क्वेश्चन है, किस एक्ट के माध्यम से लागू किया गया? कौन सा पठार भारत का जल प्रदाय विभाजक कहलाता है? कौन सी नदी त्रिवेणी संगम पर गंगा और यमुना के साथ मिलती है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि अभी कुंभ मेला आयोजित किया गया था, तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। तीनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट में कीजिए। सेशन कैसा लगा ये भी बताइएगा। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चेकआउट कीजिए एप्लीकेशन को, आपको काफी सारे कोर्सेस वहां पर मिल जाएंगे, फ्री पीडीएफ्स मिल जाएगी, तो वहां पर आप चेकआउट जरूर कीजिएगा। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।